Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss metallic bonding. मेटेलिक बॉन्डिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम उनको देखेंगे। तो देखिए, पहली स्लाइड्स में क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ ए मेटेलिक बॉन्ड? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं ये 4 ऑप्शंस। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा उसको अभी देखेंगे। जैसे ही हमारा लेक्चर ख़त्म होगा तो आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। What characteristic of metals makes them good electrical conductors? मेटल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर होते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी दिए हुए हैं। थर्ड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट? आयरन है, स्कैंडियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है। किसमें जो मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी आपस में? जैसे आप कोई मेटल जो होता है आप देखते हैं कि सॉफ्ट होता है, कोई मेटल काफ़ी हार्ड होता है। तो जैसे सोडियम है, सोडियम काफ़ी सॉफ्ट होता है। आप नाइफ से उसको जो है क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, चाकू से उसको काट सकते हैं। ओके, क्योंकि उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है काफ़ी वीक होती है। तो लेकिन यहाँ पर अगर पूछा गया है क्वेश्चन कि मेटेलिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्ग किस में होगा, वो आंसर यहाँ पे देना हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन मेटेलिक बॉन्डिंग? मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है? इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आयंस, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इनमें से कौन सही है वो देखना है अभी। एक क्वेश्चन और दिया, वाई इज़ द मरकरी मेटल एग्जिस्टिंग एज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर? आप देखते हैं कि मरकरी जो है Hg, पारा जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, वो नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में और नॉर्मल प्रेशर पे वो लिक्विड फॉर्म में होता है। आप अगर कभी फीवर वगैरह में बुखार नापने के लिए आप थर्मामीटर का यूज करते हैं, तो थर्मामीटर में क्या फिलअप रहता है? उसमें मरकरी होता है, जो कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ में ऊपर बढ़ता रहता है उसका टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मरकरी ऊपर की तरफ आता है, ठीक है ना। तो इट मीन्स जो उसमें जो मेटल भरा हुआ है वो मरकरी है, तो वो लिक्विड फॉर्म में क्यों है, क्या रीज़न है? केवल एक ही मेटल है जो कि नेचर में लिक्विड फॉर्म में है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में। तो उसका कारण क्या है? तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर जो है आज इस लेक्चर में हमें मिलेगा। तो ध्यान से लेक्चर को देखिएगा। मेटल्स आर, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मेटल होते क्या हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, ये होते हैं। आपको कोई भी मेटल आप अधिकतर यूज करते हैं, यूटेंसिल्स वगैरह यूज किए जाते हैं। किचन में जो मेटल यूज करते हैं आप बहुत जल्दी जो है वो क्या कर लेते हैं, एक पोर्शन को गर्म करते हैं तो दूसरा पोर्शन अपने आप में गर्म हो जाता है। ओके, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। हैव ए लस्ट्रस अपीयरेंस, उसमें एक चमक होती है। ओके, मेलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी है, हाई टेंसल स्ट्रेंथ होती है। ओके, ये सब उसकी प्रॉपर्टी हैं। अभी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है आगे। मेटल्स आर सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस फिक्स्ड इन ए क्रिस्टल लैटिस विथ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रीली थ्रू द क्रिस्टल। जो मेनली जो मेटल्स होता है उसमें अगर आप स्क्रीन में देख रहे हैं तो एल्यूमिनियम का ये एटम आपको दिया हुआ, देखिए एल्युमिनियम के चारों तरफ जो हैं उसके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से एल्युमिनियम के जो एटम हैं वो आपस में बाइंड होंगे। वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। मेटल एटम्स हैव लो आई, यानी कि आयोनाइजेशन, उसका एनर्जी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी हम जिसको बोलते हैं वो उसकी क्या होती है, लो होती है। देखिए कोई भी मेटल है, पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें, नेक्स्ट स्लाइड में मैं पीरियोडिक टेबल आपको दिखाता हूँ। देखिए मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, LiNaKRbCs, ये सभी जो हैं आपके मेटल हैं। उसी तरह से सेकेंड ग्रुप हैं जो इसमें आप देख रहे हैं मेटल, मेटेलॉइड और नॉन मेटल, ये दिए हुए हैं। यहाँ से फर्स्ट सेकेंड से लेकर के आप 13th ग्रुप के एलिमेंट को देखते हुए जाइए और उसके बाद 14th में आप जाइए, 15th में आप जाइए और 16th में आप जाइए।
यहाँ पर स्टेयर की तरह आप देख रहे हैं, यहाँ तक जो है पूरे मेटल्स हैं। तो मेटल की जो टेंडेंसी होती है, देखिए उसमें इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की टेंडेंसी होती है। मेटल और नॉन मेटल में जो मेन डिफरेंस है, अगर कोई भी एटम आपको दिया हुआ है, कोई एलिमेंट है, उसका एटम जो है इलेक्ट्रॉन अगर लूज करने की टेंडेंसी रखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। अगर कोई एलिमेंट दिया आपको, उसका एटम जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस की टेंडेंसी रखता है, तो वो क्या होता है, आपका नॉन मेटल होता है। तो दिस वन इज़ द फोरमोस्ट डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड द नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 1। ओके, सेकंड ग्रुप के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं दे आर मेटल ऑन द बेसिस ऑफ द लूजिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करने की इनकी टेंडेंसी होती है। जो भी एलिमेंट, जिस एलिमेंट का जो एटम बहुत जल्दी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो उतना बेटर मेटल में आएगा, वो एलिमेंट उतना बेटर मेटल की तरह काम करेगा। ओके, कोई भी एलिमेंट आप लें, अगर उसका एटम बहुत तेज़ी के साथ में इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वो उतना बेटर मेटल माना जाएगा। उसको कैसे चेक किया जाता है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को देखते हैं। इट मीन्स जब कभी आप उसको एनर्जी देते हैं, थोड़ी सी एनर्जी में ही वो अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनों को भेज देता है, तो वो बेटर मेटल की कैटेगरी में आता है। तो मेटल की पहली टेंडेंसी ये रहती है कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी। ओके, नाउ जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो क्या है, मेटेलिक बॉन्ड क्या है, आखिर बनता कैसे है मेटेलिक बॉन्ड। तो इसके लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, 2-3 मॉडल इसमें हैं। एक मॉडल हम डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन इसके 3 मॉडल दिए हुए हैं। एक मॉडल देखिए जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, वो मॉडल है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ये प्रपोज किया था ड्रूप एंड लेटर ऑन डेवलप्ड बाय लॉरेंज। एक मॉडल था आपका वैलेंस बॉन्ड का मॉडल, वैलेंस बॉन्ड मॉडल, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस में है। एक मॉडल है आपका बैंड थ्योरी, जिसको बोलते हैं बैंड मॉडल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉडल। 3 मॉडल हैं इसमें मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। एक मॉडल है आपका फ्री इलेक्ट्रॉनों को लेकर के, ओके, जिसको इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी कहते हैं। दूसरा है आपका किसको लेकर के, वीबीटी के बेस में वैलेंस बॉन्ड का मॉडल है। ओके, तीसरा मॉडल है एमओटी को लेकर के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को लेकर के, बैंड थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बेस्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसको कि जिसके बेस में मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल यहाँ पर देखिए, एज द नेम स्टेटेड इलेक्ट्रॉन सी, इट मीन्स मेटल में इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी मात्रा में है, इलेक्ट्रॉन सी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहा जाता है। तो एक्चुअली कैसे ये इलेक्ट्रॉनों का सी है उसको हमने देखना है। इलेक्ट्रॉनों का समुद्र जिसको आप बोल रहे हैं, कैसे है वहाँ पर इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए। तो अगर आप देखें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सोडियम का। देखिए सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं हमारे, 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम 11 होता है, 281 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं। तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो उस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में जो है मेटल आयंस के बीच में होगा। जैसे सोडियम आयंस है, दूसरा सोडियम आयन है, इनके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन ये है जो कि इसके द्वारा लूज किया गया है। उसी तरह से जो दूसरा मेटल आयन है उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके नेक्स्ट पे होगा। इस तरीके से जो है पूरे एलिमेंट में मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बाइंड करने का काम करेंगे, जो मेटल आयन होगा तो और दूसरा मेटल आयन है, उनके बीच में जो है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ सोडियम है, ये सोडियम का आयन है, उनके बीच में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो
a metal is defined as any element that tends to lose electron from the outer cell of its atom, यानी कि outer cell means valence cell. ओके, द रिजल्टिंग पॉजिटिव आयंस, जो जैसे यहाँ पर सोडियम का आयन बना, कोई भी जो मेटल दिया हुआ है उसका जो पॉजिटिव होगा वो आपका मेटल आयंस हो गया, पॉजिटिव आयन. उसको जो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में बोला गया है कर्नेल बोला है, कर्नेल, KERNEL. अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेटेलिक बॉन्ड में व्हाट इज कर्नेल इन मेटेलिक बॉन्ड, तो आपको क्या देना है, पॉजिटिव आयंस देना है. कौन पॉजिटिव आयन है, मेटल आयंस है. ओके, तो पॉजिटिव जो मेटल आयन हैं उनको कर्नेल बोला गया है. आर हेल्ड टुगेदर इन अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बाय द क्लाउड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. ये मेटल आयन एक दूसरे से जो बाइंड अप हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाइंड अप है. और वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, मेटल एटम के वैलेंस ऑर्बिट, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, कहीं बाहर से नहीं आए फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, आपके जो मेटल एटम हैं उसका वैलेंस ऑर्बिट जो है, वैलेंस ऑर्बिट में जो वैलेंस ऑर्बिटल हैं उसी वैलेंस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, बाहर गए हैं. ओके, द बॉन्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड अ पॉजिटिव मेटल आयन इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड. तो मेटेलिक बॉन्ड केवल किसको बोलना हमने, आपने मेटल आयन है उसके बीच में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मेटल आयंस को क्या करने का काम करेगा, बाइंड अप करने का काम करेगा. जैसे आप देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं. एक एटम है, दूसरा एटम है, दोनों के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग या 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. उसी तरह से अगर आप आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. तो जिसको डोनेट किया उस पर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और जिसने डोनेट किया उस पर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है. तो कैटाइन और एनाइन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो कि जो है आयनिक बॉन्ड कहा जाता है. ओके, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट है किसमें, आयनिक में, कोवेलेंट में. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो मेटेलिक बॉन्ड है उसके मेटल आयंस के जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो उनके बीच में हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव जो कर्नेल जिसको बोल रहे हैं मेटल आयंस को, वो पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है. तो पॉजिटिव फ्री इलेक्ट्रॉन देन पॉजिटिव, वो उसको क्या करता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है या 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, कहीं पर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, कहीं पे हो सकता है कि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का जो है वहाँ पर बिटवीन द मेटल आयंस 2 इलेक्ट्रॉन बाइंड करने का काम करेंगे. ओके, जैसे अगर मैं मैग्नीशियम का आपको एग्जांपल दूं, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं. तो उनके पॉजिटिव कर्नेल यानी कि Mg2 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो इट मीन्स बाइंडिंग और बेटर होगी. तो जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी उतना बेटर बॉन्ड बनेगा, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. यानी कि मेटेलिक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा हों, तो उनमें भी मेटल के बीच में बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बेटर रहेगी. ओके, इन मेटेलिक बॉन्डिंग ईच एटम इन द मेटल contributes its valence electron to the formation of an electron cloud that surrounds the positively charged metal ions. Hence, the valence electrons are shared by all of the atoms. ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों के बीच में है. अब वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि मोबाइल नेचर का है तो वो आगे भी जा सकता है, तो पूरे में रोटेट करते रहेगा आपका. ओके, द पॉजिटिवली चार्ज आयंस रिपेल ईच अदर. जो ये आपके मेटल आयंस हैं क्योंकि इनमें पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो कहीं पर भी ये एक तरह से क्लस्टर नहीं बनेगा. क्यों, कि सेम चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे. एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो उससे उस मेटल की क्या बनेगी, स्टेबिलिटी भी बनेगी. वो एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, क्लस्टर के फॉर्म में नहीं आएंगे वो. ओके, द पॉजिटिवली चार्ज आयंस रिपेल ईच अदर यूनिफॉर्मली सो दे अरेंज देमसेल्फ into a regular pattern that is held together by the negatively charged electron cloud. Okay.
नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल। मेटल की जो प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट सेकंड स्लाइड में देखी थी, उसमें आप देखिए मोस्ट मेटल्स आर मैलिएबल। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैलिएबल? इट मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन शीट। जैसे थिन शीट्स होती हैं, थिन शीट्स मैंने अगर मैं बड़ी शीट की बात करूं तो आप देखते हैं कि जैसे कोई मेटल दिया हुआ है, वो मेटल को आप जो है पतली चादर के रूप में भी जो है बना सकते हैं। जैसे बड़े बड़े टीन होते हैं, आपने देखे होंगे, घरों में यूज होते हैं, तो वो मेलेबल आपकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। उसी तरह से डक्टाइल नेचर इनका होता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस डक्टाइल नेचर? इट मीन्स इसको आप जो है मेटल की टेंडेंसी ये होती है कि इसको वायर में आप जो हैं खींच सकते हैं। ओके, एंड जनरली ऑफ हायर डेंसिटी देन अदर एलिमेंटल सब्सटेंसेस। जो अदर एलिमेंट जैसे इनके दूसरे जो एलिमेंटल सब्सटेंस हैं उनसे इनकी जो डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और अब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस मैलेबल नेचर एंड डक्टाइल नेचर? वो कारण क्या है वो भी इसमें क्लियर हम कर दें आपको कि जो मेटेलिक बॉन्ड होता है दैट इज़ नॉन डायरेक्शनल नेचर। जैसे अगर मैं नॉन डायरेक्शनल को क्लियर कर दूं, देखिए नॉन डायरेक्शनल नेचर, ये भी एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटेलिक बॉन्ड जो होता है डायरेक्शनल होता है या नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, जैसे सिग्मा बॉन्ड है दैट इज़ डायरेक्शनल बॉन्ड, बट पाई बॉन्ड इज़ नॉन डायरेक्शनल नेचर। डायरेक्शनल नेचर से क्या होता है कि किसी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री शेप का पता चलता है। ओके, और नॉन डायरेक्शनल से आपको शेप वगैरह का पता नहीं चलेगा कि वो आपका किस फॉर्म में है, कि वो टेट्राहाइडल है, पिरामिडल है, ये कुछ भी पता नहीं चलेगा मेटेलिक बॉन्ड से। ओके, दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल। तो नॉन डायरेक्शनल होता है तो इससे क्या होगा, दैट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल आयंस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो है नहीं, तो इस इट मीन्स जो आपका मेटल आयंस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉनों के साथ पे इसका इंटरेक्शन होगा वो यूनिफॉर्मली होगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता तो एक शेप उसका आता, एक हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर शेप है, जैसे लीनियर बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। ये कुछ बोला जाता है जब डायरेक्शन होती है, पर्टिकुलर एंगल में बॉन्ड होता है। अगर किसी एंगल में बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है, चारों तरफ से बराबर है, तो दैट इज़ नॉन डायरेक्शनल। ओके, जैसे आप देखते हैं एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल क्या होता है आपका, स्फेरिकल होता है क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है, बट चारों तरफ से सेम है। ओके, लेकिन अगर पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल को लेकर के हम चलें तो पी ऑर्बिटल क्या होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाता है। जैसे एक्स एक्सिस में होता है डम्बल, वाई एक्सिस में हो जाता है डम्बल, जेड एक्सिस में हो जाता है डम्बल। ओके, तो द बॉन्ड होल्डिंग द क्रिस्टल लैटिस इन मेटल्स आर नॉट रिजिड। एक्चुअली मेलेबल नेचर क्यों होता, देखिए कोई भी मेटल है, अगर मेटल आपको सॉलिड फॉर्म में दिया है, जैसे सपोज लेट अगर ये पेन है, मैं इसको अगर मेटल का पीस मान लूँ तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हैमर से अगर हम पीटें तो ये क्या हो सकता है, एक चादर में पतली सीट में डेवलप हो सकता है। क्यों, देखिए क्यों हुआ, आपने जब इसको पीटा तो जो क्रिस्टल की जो मेटल क्रिस्टल है उसके अलग अलग जो लैटिस हैं, जाल बने हुए हैं, वो आपस में किससे बाइंड है, आपके मेटेलिक बॉन्ड से बाइंड है। तो मेटेलिक बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, अगर कंपेयर टू आयनिक और कोवेलेंट बहुत वीक है। तो वीक है तो अगर वो इस तरह से है, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, तो अगर आप उसको पीटते हैं तो वो थोड़ा स्लाइड होके एक तरफ को जा सकता है। तो इट मीन्स जो थोड़ा स्लाइड हो सकता है, वो स्लाइडिंग नेचर अगर उसमें है तो उसको सीट में डेवलप किया जा सकता है। उसी तरह से उसको वायर में भी जो है कन्वर्ट किया जा सकता है, डक्टाइल नेचर जिसको हम बोलते हैं, बिकॉज ऑफ वीक नेचर ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड। वो बहुत रिजिड नहीं है, एक जगह पर नहीं होगा, वो क्या हो सकता है, एक जगह से जैसे स्लाइड हो सकता है, अगर यहाँ है तो यहाँ को भी शिफ्ट हो सकता है, वो इस साइड में भी शिफ्ट हो सकता है। दैट्स वाई नॉट रिजिड एट पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रिजिड नहीं होगा, वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर सकता है, बदल सकता है। दैट्स वाई कॉल्ड नॉट रिजिड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, मेटल्स आर लस्ट्रस मीन्स शाइनी
वो साइनी नेचर के होते हैं। अब मेटल देखा है आप लोगों ने कि आप उसको पर्टिकुलर एंगल से अगर उसमें लाइट अगर पास करते हैं तो चमक पैदा होती है। अब चमक क्यों पैदा होती है? लाइट एब्जॉर्ब करेगा, जैसे उसके सरफेस में लाइट पड़ेगी तो वहाँ पर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो जब अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो उस ड्यूरिंग दैट पीरियड दे इमिट लाइट, वही उसका साइनी नेचर इंडिकेट करता है। इन मेटल्स एक्सेप्ट इन मरकरी इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्स आर द सेम। ओके, therefore metals are solid at room temperature. Okay, most of the metals जो हैं आपके क्या हैं? सॉलिड हैं। when light or heat energy is more than the attractive forces strikes on the metal surface, electrons are emitted from the metal surface. This phenomenon is called photoelectric effect. जो बेटर मेटल होते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट LiNaKrB CS की अगर हम CS तक हम बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने में इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होगी बेटर होगी। इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो बेटर शो करेगा व्हेन वी मूव फ्रॉम Li to CS। ओके, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर जहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होगा वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड, दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नाउ इट इज़ वीकर देन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। एंड नॉन डायरेक्शनल, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, बिकॉज फॉर्म्ड बिटवीन the delocalized electron and metal ion. Now what is this delocalized electron? Actually जो metal ions हैं, जैसे Na+ है Na+ है, उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह पर न रह करके वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। इसी मूवमेंट को ही तो हम बोल रहे हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। और इन इलेक्ट्रॉनों का, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, यही उसकी कंडक्टिविटी का कारण भी है। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक जगह पर रिजिड हो जाता, एक ही जगह पर रहता, तो कंडक्टिविटी बेटर नहीं होती। ओके, ड्यू टू द मोबाइल नेचर ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई मेटल्स हैव ए गुड टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड और हीट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ओके, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बिकॉज metals have free electrons which can transfer energy rapidly। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें जो है क्या हो रहा है, आपका कंडक्शन हो रहा है। मेटल्स possess high tensile strength, that is they can stretch without breaking। आप अगर उसको तार खींचते हैं, उसका वायर खींचते हैं तो उतनी आसानी से वो वायर जो है ब्रेक नहीं होता है। ओके, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction between the positively charged kernel and mobile electrons present around them। Now mercury is liquid at room temperature। ये थोड़ा सा हमने पहले भी डिस्कस किया, बट क्या रीज़न है कि मरकरी जो है आपका लिक्विड फॉर्म में है उसको हम बताते हैं। मरकरी इज पुअर कंडक्टर, एक तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, देखिए ठीक है, बट अ फेयर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मरकरी हैज़ अ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे दिया हुआ देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो पूरा खेल है केमिस्ट्री में वो किसका है, इलेक्ट्रॉनों का है। आप देख रहे हैं कि जो 80 उसका एटॉमिक नंबर है, उतने इलेक्ट्रॉन उसके पास में हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हैं तो लास्ट में 6s2 आता है। देखिए उससे पहले क्या आ रहा है, देखिए 4f14 और 5d10। तो आपको मालूम है कि f इलेक्ट्रॉनों और d इलेक्ट्रॉनों का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग टेंडेंसी जो होती है पुअर होती है। इट मीन्स जो आपके 6s के इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत ही टाइटली हेल्ड है किसके साथ में, मरकरी के न्यूक्लियस के साथ में। तो इट मीन्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लूज, इन इलेक्ट्रॉनों को लूज करना क्या होगा, टफ होगा। तो ये जो लूज करना टफ हो रहा है, यही इसको जो है क्या बनाए हुए हैं, पुअर कंडक्टर भी बनाए हुए हैं। ओके, और दूसरा अगर उसमें उसको लूज नहीं करेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा
तो मेटल आयन और मेटल आयन यानी कि मरकरी के आयन और मरकरी के आयन के बीच में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उस कम होगा, तो इट मीन्स उसमें बॉन्डिंग भी कम होगी। तो वो किस फॉर्म में मिलेगा आपको? एक तरह से लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ओके, मेटेलिक बॉन्डिंग अगर वीक होगी तो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी तो वो किस फॉर्म में मिलेगा आपको? सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स इन ए mercury atom are bound more tightly than usual of the nucleus. It takes very little heat to overcome the weak binding between the mercury atoms. Because of the behavior of the valence electron, mercury has a low melting point, is a poor electrical and thermal conductor, and doesn't form diatomic mercury molecules in the gas phase. केवल लिक्विड जो फॉर्म में होना उसका कारण क्या है? मरकरी फॉर्म से वीक बॉन्ड एंड इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को लूज नहीं कर पाता है। ठीक है ना, 6s2 है, इसको लूज नहीं करने का कारण क्या है? उससे पहले आप देखिए 4f और 5d है, इनकी जो स्क्रीन टेंडेंसी होती है पुअर होती है, जिससे ये 6s का इंटरेक्शन किसके साथ में बना रहेगा? मरकरी के न्यूक्लियस के साथ में। जब इन इलेक्ट्रॉनों को वो लूज नहीं करेगा तो मरकरी और मरकरी के बीच में जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं मेटेलिक बॉन्ड बनने के लिए वो नहीं होंगे, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, और वहीं से वो किस फॉर्म में आ जाएगा? आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेटेलिक बॉन्ड? अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग टू फैक्टर। नंबर 1, द नंबर ऑफ delocalized valence electron. Okay, the strength of a metallic bond increases with an increase in the number of delocalized valence electron. अगर delocalized valence electron है, जैसे अगर हम कह रहे हैं सोडियम है, यहाँ पर दिया देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोडियम भी दिया हुआ है और एल्यूमिनियम भी दिया हुआ है। सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव आयंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, और एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉनों को उसने लूज किया, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन किन के बीच में आए? देखो, मेटल आयन और मेटल आयन के बीच में आए। जैसे ये मेटल आयन है, ये मेटल आयन है, इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन आए। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है बीच में आएंगे मेटल आयंस के बीच में, तो बॉन्ड को उतना क्या बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ओके, दैट्स वाई कॉल्ड द नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे तो अपने आप ही उसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। साइज ऑफ द कर्नल मीन्स जो पॉजिटिव आयन है, the strength of the metallic bond decreases with an increase in the size of the kernel. अगर जो आयन है वो बड़े साइज का होगा तो बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। तो जो आयन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्मॉल साइज का होना चाहिए। Alkali metals possess only one valence electron and their kernels are quite large, so alkali metals have a weak metallic bond, hence alkali metals like sodium can be cut with a knife. Okay, this is due to the weak metallic bond between the metal ions. The metal ions, the like tungsten, iron, cobalt, etc., quite very hard. जो आपके टंगस्टन हैं, आयरन हैं, कोबाल्ट हैं, वो काफ़ी हार्ड होते हैं। अगर आप आयरन की बात करें तो आयरन होता है आपका Fe26, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बनेगा तो क्या बनेगा? लास्ट में क्या आएगा आपका? 4s2 3d6, या अगर इसको लिखे 4s2 3d6 लिखे आपने तो 3d6 है, तो इट मीन्स कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हमें? जो 3d6 है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो इट मीन्स 4 उसके क्या हो जाएंगे? जब आपके 4 अनपेयर्ड हैं तो दूसरे Fe के साथ में भी 4 अनपेयर्ड होंगे, तो इसमें अगर बॉन्डिंग होगी तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। जब बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली कि क्या होगा? हार्डनेस भी बढ़ेगी, तो वो हार्ड होंगे। ओके, नाउ कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर रिलेशन। आप देखते हैं कि अगर सपोज लेट मेटल में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो आपको क्या लगता है कि कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? तो अधिकतर बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर बढ़ेगी, लेकिन उल्टा होता है, घटती है। अगर आप मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। आखिर क्या रीज़न है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी कम हो जाती है? वो देखिए। एक्चुअली कंडक्टिविटी का कारण कौन है? जो इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन हैं, जो किसने मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, जो मेटल एटम था, मेटल एटम ने वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को लूज किया, वही मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है कि जो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन हैं, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो कंडक्टिविटी कहते हैं उसको। एक जगह से दूसरी जगह जो है आपके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट हो जाएंगे, तो कंडक्शन करेंगे, यानी कि वो इलेक्ट्रिक भी कंडक्शन करेंगे, थर्मल भी कंडक्शन करेंगे। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं उस एलिमेंट का, तो होता ये है कि जो पॉजिटिव आपके मेटल आयंस हैं वो क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। पॉजिटिव मेटल आयंस क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जब वो वाइब्रेट करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाइब्रेशन, अगर ये नीचे आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। ओके, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द पॉजिटिव कर्नेल, नाउ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स रेसिस्ट टू मूव फॉरवर्ड। वो आगे को बढ़ने से उनको रोक दिया जाता है, किसके द्वारा, पॉजिटिव कर्नेल के द्वारा। जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे ही नहीं तो बताइए कंडक्टिविटी होगी क्या, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज व्हेनेवर द टेम्परेचर इंक्रीजेज। ओके, नाउ क्या लिखा उसको भी देख लेते हैं। इन मेटल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नो लॉन्गर अटैच्ड टू स्पेसिफिक पॉजिटिव आयंस and are free to travel among the positive ions. Metal exhibit high electrical and thermal conductivity. When temperature increases, the vibration of the metal ions increases, and this results in increase in resistance of metal and hence decrease in conductivity. जो मेटल का रेसिस्टेंस हो जाएगा किसके लिए, मोबाइल इलेक्ट्रॉनों को रोक देगा, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होने देगा, तो अपने आप ही कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ जो क्वेश्चंस थे उनको देखिए आप, उनमें आंसर्स हम यहाँ पे लेके चलते हैं। पहला है देखिए, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड का बेसिस क्या है, तो उसमें द अट्रैक्शन ऑफ मेटल आयंस टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन। पहला तो पहले में ही आपको पता चल जाएगा कि ये इसका आंसर है। ओके, द अट्रैक्शन ऑफ मेटल आयंस टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड देखिए, what characteristic of metal ions metal makes them good electrical conductor। तो इसमें क्या होने चाहिए, they have mobile valence electron, ये ऑप्शन इसमें दिख रहा है। they have mobile proton नहीं होगा, they have mobile cation नहीं होगा, their crystal structure can be rearranged easily, no, that's why A is correct answer, they have mobile valence electron। okay, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। यहाँ पे तो हमने ये दिया हुआ देखिए, क्रोमियम, क्रोमियम में स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। उसका भी रीज़न वही है जो अभी हमने क्या डिस्कस किया था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आप देखते हैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाइए तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, देखिए 3d5 4s1 मिलेगा। ओके, तो 5 ये हो गए आपके 3d में और एक कहाँ हो गया 4s में। इट मीन्स देयर आर टोटल 6 जो हैं आपके अनपेयर्ड हैं। ओके, देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3d, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 4s। सिंस द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इंक्रीजेज। हियर क्रोमियम हैज़ मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हैंस स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड। तो ये अधिकतर पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना। नाउ नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन मेटेलिक बॉन्डिंग। उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन। वाई इज द मरकरी मेटल एग्जिस्टिंग एज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट शेयर्ड। ओके, तो ये आपका मेटेलिक बॉन्डिंग का आज हमने लेक्चर आपको सामने रखा। नाउ थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।